हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन लास्ट क्लास में श्वसन तंत्र पढ़ रहे थे। श्वसन तंत्र को आगे कंटिन्यू करना था अपन को। श्वसन तंत्र का एक पार्ट अपन ने पढ़ लिया था जो ऊपरी श्वसन तंत्र होता है। अब आगे अपन पढ़ने वाले थे निचला श्वसन तंत्र। तो निचले श्वसन तंत्र को आइए स्टार्ट करते हैं। निचला श्वसन तंत्र जो होता है देखिए स्क्रीन पर। निचला श्वसन तंत्र, निचले श्वसन तंत्र में मुख्यतः श्वास नली, श्वसनी या ब्रेंकियोल, ब्रोंकाई। तो श्वसनी या ब्रोंकाई इसको कहते हैं। वो श्वसनिका, ब्रोंकियोल इसको कहते हैं, कुपिका तथा फेफड़े कार्य करते हैं। तो ये सभी पार्ट्स इसमें पाए जाते हैं। आइए एक करके इनको पढ़ते हैं। श्वास नली, ये करीब 5 इंच लंबी नली होती है जो कूटस्थलीय पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला से बनी होती है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की बनी होती है। तो ये जो है पक्षमाभी कूटस्थलीय पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला जो है ये कैसे दिखाई देती है, तो आइए देखते हैं। तो ये चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको समझ में आ जाएगा ये कैसी होती है। तो पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला उत्तक, तो पक्षमाभ इसमें पाए जाते हैं। पक्षमाभ क्या होते हैं? सीलिया भी इनको कहते हैं। तो पक्षमाभ जो होते हैं ऐसे रोम के जैसे, बालों के जैसे ये दिखाई दे रहे हैं। और ये कहाँ होती है? श्वास नली में। अब श्वास नली कहाँ है? यहाँ देखिए ये श्वास नली है अपनी, ठीक है, ये श्वास नली है। तो श्वास नली के अंदर ऐसी दीवारें पाई जाती है। जो दीवारें होती हैं श्वास नली के अंदर से वो ऐसी होती है, सीलिया निकले होते हैं। और पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला, स्तंभाकार, अब ये जो उपकला है, ये जो लेयर, ये जो परत है, ये जो दीवार है, इसकी जो कोशिकाएं हैं स्तंभ की जैसी दिखाई देगी आपको, खंबे की जैसी दिखाई देगी। देखो ये स्तंभ की जैसी, तो ये स्तंभ की तरह दिखाई दे रही है, इसलिए इसको कहते हैं स्तंभाकार उपकला ऊतक। तो पक्षमाभ इसमें ये पाए जा रहे हैं और ये स्तंभ की जैसी है, तो पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला ऊतक इसका नाम होता है। और इसका जो इंग्लिश नाम है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम इसको कहते हैं। तो देखिए रेक द्वारा सी आकार के उपास्थल छल्लों से बनी होती है। तो ये जो श्वास नली होती है इस पर सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, सी आकार के छल्लों से बनी होती है। ये छल्ले श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं। अब इन छल्लों का काम क्या होता है? इन छल्लों का काम ये होता है कि ये जो श्वास नली है इसको चिपकने से ये रोकते हैं। तो आइए देखिए कैसे दिखाई देते हैं छल्ले। तो ये अपनी श्वास नली है। श्वास नली का चित्र आपके अलग से दिया हुआ है बुक में। आप बुक अपने पास रखा करो और बुक में जब मैं पढ़ता हूँ बुक को तो उसमें चित्र भी साथ साथ देख सकते हो। आप पॉज करके देख सकते हो, आगे पीछे करके देख सकते हो। तो बहुत सारी फैसिलिटी इस तरह से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो श्वास नली ये अपना कंठ है, कंठ वाला भाग, ये वाला जो ऊपर वाला भाग है कौन सा भाग है? कंठ वाला भाग है, ठीक है। ये जो भाग दिख रहा है आपको ये कौन सा भाग है? कंठ वाला भाग है। इसके बाद ये श्वास नली है, ठीक है। और श्वास नली जो है नीचे जाकर के 2 पार्ट्स में बढ़ जाती है। एक पार्ट इसका इधर चला जाता है इस नली का, और एक इधर चला जाता है। तो ये 2 फेफड़े होते हैं अपने, तो दोनों फेफड़े में ये नलिकाएं चली जाती है आगे 2 भागों में बट करके। तो ये श्वास नली अपनी। अब श्वास नली पर आप देख रहे हो यहाँ पर एक सी आकार के छल्ले होते हैं। छल्ले जैसी गोल गोल संरचना आपको दिखाई दे रही है। ये कैसे होते हैं? सी आकार के होते हैं। अब ये ऐसा सामने से देखने पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं, पर अगर इसको निकाला जाए तो ये किस शेप में होंगे? सी शेप में होंगे, सी आकार के होंगे। और जब इनको ऐसे जमा दिया जाता है तो इस प्रकार का शेप पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे सी आकार में ऐसे व्यवस्थित है सारे के सारे ये, तो सी आकार के छल्ले। अब इन छल्लों का काम क्या होता है? इस श्वास नली को चिपकने से रोकना इनका काम होता है। ये छल्ले श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं तथा इसे सदैव खुला रखते हैं, और इसे सदैव खुला रखने का कार्य भी ये करते हैं। श्वास नली स्वरयंत्र को ब्रोंकाई से मिलाती है। तो श्वास नली जो है स्वरयंत्र को ब्रोंकाई से मिलाती है। ब्रोंकाई क्या चीज़ है? श्वसनी क्या चीज़ है? तो श्वसनी ये वाले पार्ट हैं। तो जब ये श्वास नली ऊपर से आती है इस तरह से तो ये तो श्वास नली कहलाती है। और जब ये 2 भागों में बढ़ जाती है तो इनको कहते हैं श्वसनी, ठीक है, इनको कहते हैं श्वसनी। अब ये भी आगे 2 आगे वाले पार्ट में बटेंगी। तो जब ये आगे पार्ट में बढ़ जाएंगी, देखो मैं बताता हूँ आपको। अब ये तो है अपनी क्या? श्वसनी, ठीक है। श्वसनी को एक और नाम से अपन बुला सकते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई भी इसी का नाम है। अब ये श्वसनी जो है और भी भागों में बढ़ती है। देखो ये और भागों में बढ़ रही है। इन भागों को कहते हैं श्वसनिकाएं, ठीक है। तो ये वाले जो पार्ट हैं, ये वाले जो पार्ट हैं, ये क्या कहलाते हैं? श्वसनिया कहलाती है। ब्रोंकियोल इनको कहते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट जो होता है अपना वो होता है श्वसनी, श्वास नली। देखो तो ये तो जो है ये है श्वास नली। अब ये है श्वसनी
और ये है आगे जाकर के और बढ़ जाती है, इसमें बोलते हैं श्वसनिकाएँ। ठीक है, और इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं ट्रेकिया, इनको बोलते हैं ब्रोंकाई, और ये जो आगे बढ़ती है इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, तो इन नामों से इनको जाना जाता है। अब चाहें तो हिंदी का नाम आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा, तो आप हिंदी का याद रख सकते हो। ठीक है, देखिए आगे। स्वर यंत्र को ब्रोंकाई से मिलाने का कार्य करती है। स्वर यंत्र जो अपना कंठ है, ये वाला पार्ट है, ये कंठ है। अब ये यहाँ पर है ब्रोंकाई, ये जो दो नलिकाएं दिख रही है आपको, ये क्या कहलाती है? ब्रोंकाई, जैसा कि मैंने भी आपको बताया। तो ये ब्रोंकाई क्या करती है? ब्रोंकाई से स्वर यंत्र को ब्रोंकाई से कौन मिलाता है? श्वास नली मिलाती है। ठीक है, ये श्वास नली जो है ये मिलाती है ब्रोंकाई से स्वर यंत्र को, इसलिए ऐसा कहा गया है यहाँ पर। तथा श्वास को गर्दन से वक्षस्थल तक पहुंचाती है। श्वास को गर्दन में से जब ये श्वास नली आती है तो कहाँ जाती है? वक्षस्थल में, सीने वाले, चेस्ट वाले पार्ट में ये जाती है। अपना जो सीने वाला भाग है इसको क्या कहते हैं? वक्षस्थल कहते हैं। वक्ष गुहा में पहुंचकर श्वास नली दाहिनी तथा बाईं ओर दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो दाहिना फेफड़ा और बाईना फेफड़ा, दो फेफड़े होते हैं, दोनों फेफड़ों में एक विभाजित होकर के चली जाती है। श्वास नली ऊपर साइड नीचे आकर दो भागों में विभाजित हो जाती है, दोनों साइड के फेफड़ों में वो चली जाती है, अपनी अपनी तरफ के फेफड़ों में प्रविष्ट कर जाती है। इन शाखाओं को प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। तो ये जो दो शाखाएं बनती है इनको क्या कहते हैं? प्राथमिक श्वसनी या श्वसनी कहा जाता है। श्वास नली में उपस्थित उपकला श्लेष्मा का निर्माण करती है। तो श्वास नली में उपस्थित जो उपकला है वो श्लेष्मा का निर्माण करती है। श्वास नली के अंदर वाली जो अभी पक्ष्माभि स्तंभाकार उपकला जो है वो कौन से काय का निर्माण करती है? श्लेष्मा का निर्माण करती है, जो श्वास में आने वाले वायु को शुद्ध कर फेफड़ों को अग्रेषित करती, फेफड़ों तक पहुंचाती। तो वायु जो आती है श्वास नली से होते हुए फेफड़ों को जाने के लिए, तो फेफड़ों को जाने से पहले उसे कहाँ से निकलना पड़ता है? पक्ष्माभि स्तंभाकार उपकला से निकलना पड़ता है। ये स्तंभाकार उपकला जो होती है इसमें सीलिया भी होते हैं, और ये काय का निर्माण करती है? श्लेष्मा का निर्माण करती है। तो वायु में फिर भी अगर कोई धूल के कण रह जाते हैं या मिट्टी वगैरह रह जाती है तो वो कण जो होते हैं वहीं पर चिपक जाते हैं और आगे नहीं आ पाते, और इससे क्या होती है? वायु शुद्ध हो जाती है। तो वायु का शुद्धिकरण दो जगह पर अपन ने देखा था। एक तो नासिका गुहा में होता है। नासिका गुहा में जो पक्ष्माभ होते हैं, छोटे छोटे रोम होते हैं, वहाँ पर भी जो मिट्टी वगैरह होती है वहाँ से भी फिल्टर होकर आती है। तो और दूसरी जगह अपन देख रहे हैं, दूसरी जगह जो अपनी श्वास नली है, तो श्वास नली में जो स्तंभाकार उपकला ऊतक है वहाँ पर भी ये कार्य हो रहा है। वहाँ पर भी जो अगर कुछ मिट्टी कण वगैरह कुछ रह जाए उसमें तो वो भी साफ वहाँ पर हो जाता है, वहीं पर चिपक करके वो रह जाते हैं। नेक्स्ट है अपना श्वसनी, ब्रोंकाई व श्वसनिका, ब्रोंक्यूल। तो श्वसनी और श्वसनिका अपन एक साथ पढ़ेंगे। श्वसनी होती है ब्रोंकाई, श्वसनिका होती है ब्रोंक्यूल। श्वास नली अंत में दाईं और बाईं दो श्वसनी में विभक्त हो जाती है। तो श्वास नली ऊपर से आई, दो भागों में विभक्त हो गई, उसको बोलेंगे अपन श्वसनी। प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर छोटी शाखाओं में, जिन्हें द्वितीयक श्वसनी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से विभाजित हो जाती है। तो देखो एक बात बताता हूँ मैं, ये पहले समझ लो आप। तो पहले तो क्या आई? ऊपर से अपनी क्या आई? श्वसनी आई, श्वास नली आई। अब ये श्वास नली दो भागों में विभाजित होगी, इधर भी एक फेफड़ा, ठीक है, और इधर भी एक फेफड़ा है। अब ये चली गई, दाहिने वाली दाहिने फेफड़े में चली गई और बाहिने वाली बाएं फेफड़े में चली गई। ठीक है, अब इनको क्या बोला अपन ने? इसको तो बोला अपन ने श्वास नली, इनको बोला अपन ने श्वसनी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? ये तो अपनी है, देखो अब एक बार और बनाना पड़ेगा मुझे समझाने के लिए। ये तो अपनी होगी श्वास नली, ये होगी अपनी श्वसनी। अब श्वसनी आगे जाकर के और शाखाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, तो श्वसनी आगे जाकर के और शाखाओं में बढ़ जाएगी। तो ये जो नई शाखाएं बनी इनको बोलेंगे द्वितीयक श्वसनी। अब ये जो शाखा है ये भी और आगे बढ़ जाएगी, तो इसको बोलेंगे अपन तृतीयक श्वसनी। अभी तृतीयक श्वसनी इस प्रकार से बढ़ती आगे जाकर के शाखाओं में बढ़ करके लास्ट में कहाँ पहुँचती है? कुपिकाओं में पहुँचती है। ठीक है, तो ये तो अपनी श्वास नली, फिर होगी अपनी श्वसनी, फिर ये जो शाखाएं बनी नई ये द्वितीयक श्वसनी। अभी द्वितीयक श्वसनी की भी और शाखाएं बनी तो इनको बोलेंगे अपन तृतीयक श्वसनी, इनको तृतीयक श्वसनी के नाम से जाना जाएगा। तो इस प्रकार से शाखाएं बढ़ती जाती है और एक जाल के रूप में पूरे फेफड़े में फैल जाती है और पूरे फेफड़े में वायु को पहुंचाने का ये कार्य इस प्रकार से करती है। ठीक है, तो इधर भी ऐसे ही होता है। ये तो अपनी श्वसनी,
अब ये होगी द्वितीयक श्वसनी, अब ये भी और आगे बढ़ेगी तो ये हो जाएगी तृतीयक श्वसनी। और आगे जाकर कैसे बढ़ते 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 क्या होती है, वायु को पूरे फेफड़ों में पहुंचाने का कार्य ये करती है, प्रत्येक कुपिका तक पहुंचाने का कार्य ये करती है। और कुपिका में जाकर के क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, श्वास लिए अंत में दाईं और बाईं अपनी श्वसनी में विभक्त हो जाती है। प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर छोटी शाखाओं जिन्हें द्वितीयक श्वसनी कहते हैं, ठीक है, द्वितीयक श्वसनी कहते हैं, में बट जाती है। प्रत्येक खंड में द्वितीयक श्वसनी तृतीयक श्वसनी में विभक्त हो जाती है। जैसा कि अभी मैंने बताया वही बात है। प्रत्येक तृतीयक श्वसनी छोटी छोटी श्वसनिका ब्रोंक्यूल में बढ़ जाती है। अब वो क्या करेगी, छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाएगी और ब्रोंक्यूल जिन्हें कहते हैं, जो छोटी छोटी शाखाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल। ये ब्रोंक्यूल फेफड़ों में फैलते हैं। अब ये ब्रोंक्यूल पूरे फेफड़ों में फैल जाते हैं। हर ब्रोंक्यूल आगे चल के छोटी सीमांत ब्रोंक्यूल में विभक्त हो जाती है। तो ये ब्रोंक्यूल भी बढ़ती जाती है, आगे जाकर के सीमांत ब्रोंक्यूल में विभक्त हो। लास्ट वाली जो ब्रोंक्यूल होती है उसको सीमांत ब्रोंक्यूल कहते हैं। श्वसनी तथा ब्रोंक्यूल मिलकर एक वृक्षनुमा संरचना बनाती है। तो आपने जब देखा होगा चित्र में, तो ये अपने जो फेफड़े होते हैं, अब ये फेफड़ों में ये आगे जाकर के ऐसे बट जाती है और एक वृक्ष की तरह संरचना बनाती है। तो ये संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जितना आपको चित्र में दिखाया गया है इतना भी नहीं, उससे बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन चित्र में इतना बना नहीं सकते, इसलिए तो वृक्षनुमा संरचना का निर्माण करती है। इन शाखाओं में अंतिम छोर पर कुपिकाएं पाई जाती है। तो इन शाखाओं के अंतिम छोर पर क्या पाई जाती है, कुपिकाएं पाई जाती है। गैसों के विनिमय इन कुपिकाओं के माध्यम से होता है। तो गैसों का जो विनिमय है वो इन्हीं कुपिकाओं के माध्यम से संपन्न होता है। नेक्स्ट आता है अपने फेफड़े फुफ्फुस लचीले, कोमल तथा हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तो फेफड़े जो होते हैं लचीले होते हैं, कोमल होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ये एक जोड़े के रूप में शरीर के वक्षस्थल में दाएं और बाएं भाग में मध्य पट के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। तो ये दाएं दो होते हैं, दाएं और बाएं भाग में होते हैं, दाएं फेफड़ा बाएं फेफड़ा। और ये मध्य पट के मतलब डायफ्राम के मध्य पट को डायफ्राम के नाम से जाना जाता है। तो इसके जस्ट ऊपर ये दोनों फेफड़े स्थित होते हैं। फेफड़े असंख्य श्वास नलियों, कुपिकाओं, रक्तवाहिनियों, लसिका वाहिनियों, लचीले तंतुओं, झिल्लियों तथा अनेकों कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। तो सारी चीज़ों से मिलकर के फेफड़े जो होते हैं अपने बने होते हैं। ठीक है, दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से लंबा, थोड़ा छोटा पर कुछ अधिक चौड़ा होता है। तो होता क्या है, दाहिना फेफड़ा जो होता है बाएं फेफड़े से लंबाई में छोटा होता है। तो दायां फेफड़ा सीधे हाथ के साइड का जो फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े से छोटा और चौड़ा होता है, पर कुछ अधिक चौड़ा होता है। छोटा होता है लेकिन चौड़ा भी होता है। ठीक है, पुरुषों में फेफड़े स्त्रियों के फेफड़ों की अपेक्षा भारी होते हैं। बाएं फेफड़ा 2 खंडों में तथा दाहिना फेफड़ा 3 खंडों में विभक्त होता है। तो बायां फेफड़ा जो होता है वो 2 खंडों में, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था चित्र के माध्यम से, और दाहिना फेफड़ा जो होता है वो 3 खंडों में विभक्त होता है। तो ये बात ध्यान रखने की है थोड़ी सी। प्रत्येक खंड में कई उपखंड होते हैं, तो और इन खंडों में भी क्या होता है, बहुत सारे उपखंड पाए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक उपखंड अनेकों छोटे छोटे खंडों में विभक्त होता है। अब और ये उपखंड भी अनेकों छोटे छोटे खंडों में विभक्त होते हैं, जिनमें श्वास नली की शाखाएं, धमनियों व शिराओं की शाखाएं विभाजित होते हुए एक स्वतंत्र इकाई का गठन करते हैं। तो एक स्वतंत्र इकाई का गठन करते हैं, स्वतंत्र इकाई का गठन करते हैं। ठीक है, अब इसके प्रत्येक पार्ट में क्या होता है, ब्लड भी पहुंचाया जाता है और ब्रोंक्यूल्स के द्वारा वायु भी पहुंचाई जाती है। क्योंकि अपन को क्या करना है, ब्लड में से ऑक्सीजन को तो डालना है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें से निकालना है। अब ये क्रिया कहाँ होगी, ये होगी कुपिकाओं के अंदर। ठीक है, तो कुपिकाओं तक उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को वायु को ले जाना पड़ेगा और ब्लड को लाना पड़ेगा। तो वायु को ले जाने का काम तो कौन करती है, ब्रोंक्यूल्स करती है, श्वसनिकाएँ करती है। और जो ब्लड को लाने का काम कौन करती है, धमनियों और शिराओं की जो आगे जाकर के वो पतली पतली नलिकाओं में बढ़ जाती है। तो छोटी छोटी केशिकाएं होती हैं वहाँ पर, वो केशिकाएं क्या करती है, प्रत्येक कोशिका तक ब्लड को लेकर के आती है। ठीक है, शुद्धिकरण के लिए, मतलब ऑक्सीजन को लेने के लिए। प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों से बना होता है, जिसमें कई केशिकाएं तथा करीब 30 मिलियन कुपिकाएं पाई जाती हैं। तो प्रत्येक फेफड़ा जो होता है अपना काय से बना होता है, ऊतकों से, स्पंजी ऊतकों से बना होता है। स्पंजी मतलब स्पंज के जैसे जो टिश्यूज़ होते हैं वो अगर फेफड़े को आप हाथ लगाओगे तो दब जाएगा, स्पंज के जैसा होता है बिल्कुल।
जिससे कई कोशिकाएं तथा करीब 30 मिलियन कोशिकाएं पाई जाती है। तो 30 मिलियन कोशिकाएं उसमें, अपने जो फेफड़ा होता है उसमें पाई जाती है। 30 मिलियन बहुत ज़्यादा होती है। 30 मिलियन, 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो 30 मिलियन का मतलब आप समझ सकते हो कि 3 करोड़। तो 3 करोड़ कोशिकाएं एक फेफड़े में पाई जाती है। कोशिकाएं एक कपनुमा संरचना होती है। कोशिकाएं जो होती है कपनुमा संरचना होती है, जो सीमांत ब्रेंकियोल में के आखिरी सिरे पर पाई जाती है। तो ब्रेंकियोल के लास्ट सिरे पर ये कोशिकाएं पाई जाती है। ये असंख्य कोशिकाओं से घिरा रहता है, केशिकाओं से घिरा रहता है। तो ये जो कोशिकाएं होती है ये असंख्य केशिकाओं से, मतलब बारीक बारीक बाल के जैसी केशिकाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि बाल की जैसी होती है। तो उन केशिकाओं से घिरे रहते हैं। अब ये वे केशिकाएं क्या करती है, ब्लड को लाने का काम करती है, रक्त को लाने का काम करती है। कोशिका में शल्य की उपकला की पंक्तियां पाई जाती है। कोशिका जो होती है उसमें शल्य की उपकला की पंक्तियां पाई जाती है। अंदर की तरफ कोशिका में प्रवाहित रुधिर से गैसों के विनिमय में मदद करती है। और ये क्या करती है, कोशिकाओं में प्रवाहित जो रुधिर होता है उसमें जो गैसों का विनिमय होने वाला है, गैसों का आदान प्रदान होने वाला है, उसमें ये मदद करने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये अपना श्वसन तंत्र कंप्लीट हुआ, मतलब सांस लेने का तरीका वगैरह। तो आगे भी है थोड़ा सा, तो इसको देखेंगे। पर अभी तक जो अपन ने पढ़ा इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं दोबारा से। तो देखिए, नॉर्मल बातें मैं एक अपने चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ। बस कहाँ से आएगी, तो देखो अपने यहाँ एक वर्ड आया कोशिका। अब कोशिका क्या होती है, कोशिका को मैंने स्टार्टिंग में भी समझाया था आपको कैसे, चित्र के माध्यम से। अब अपने तरीके से भी थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन। तो मान लो ये कोशिका है। अब कोशिका के अंदर क्या है, ये एक नलिका जाएगी, केशिका जाएगी। अब केशिका में क्या है, ब्लड है। ठीक है, क्या है इसमें, ब्लड है ना, रक्त है, ऐसे समझ लो उनको। इसमें क्या जा रहा है, ये रक्त जा रहा है। अब ये रक्त जा रहा है, अब इस रक्त में क्या है, CO2 है। क्या है, अशुद्ध रक्त है ना, तो इसमें क्या है, CO2 है। अब ये CO2 वाला रक्त इस नलिका में जा रहा है भाई। ठीक है, अब ये CO2 वाला रक्त इसमें जाएगा, और जो अपन ने श्वास में लेंगे वो वायु, जो श्वास में ली हुई वायु है, वो ब्रोंक्यूल्स के थ्रू, ये ब्रोंक्यूल है। अब यहाँ से क्या आएगी, वायु आएगी। ठीक है, वायु, ये क्या स्क्रीन पे लिखा ही में नहीं आता इससे, तो ये अपनी वायु है। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं आपके लिए, वायु, ये वायु। अब वायु आ रही है, तो वायु कहाँ जाएगी, कोशिका में जाएगी। यहाँ पर कोशिका से, इसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वायु में से ऑक्सीजन क्या होगी, या रक्त में मिक्स कर दी जाएगी। ऑक्सीजन को कहाँ डाल दिया जाएगा, रक्त में डाल दिया जाएगा। और रक्त में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्रिया होती है। तो ये रक्त कहाँ से आ रहा है, इन केशिकाओं के माध्यम से आ रहा है। यहाँ पर केशिका के माध्यम से क्या आ रहा है, यहाँ पर रक्त आ रहा है। अब रक्त आ रहा है, कोशिका में गया। अब कोशिका में क्या होगा, कोशिका में वायु भी आ रही है। तो ये रक्त और वायु दोनों कहाँ मिलेंगे, कोशिका में आकर मिलेंगे। अब कोशिका में से जो वायु है, उस वायु में से ऑक्सीजन को तो कहाँ डाल दिया जाएगा, रक्त में डाल दिया जाएगा। और रक्त की कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, इन नलिका के माध्यम से जहाँ से वायु आई थी, वायु वापस जाएगी। अब वायु वापस जाएगी तो नासिका के द्वारा इसको वापस से वातावरण में छोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए जो वायु अपन छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, और जब अपन वायु को लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। अपन कहते हैं सांस के टाइम पर ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन तो लेते ही हैं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ अपन को तो पूरी वायु अंदर लेनी होती है। उसमें नाइट्रोजन भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी बहुत कम मात्रा में, और ऑक्सीजन भी होगी। तो इसको जब श्वास के द्वारा अपन अंदर लेते हैं तो उसमें से जो उस वायु में जो ऑक्सीजन थी वो अपने श्वसन तंत्र के द्वारा उपयोग में ले ली जाती है, रक्त में मिला दी जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से निकलती है वो श्वास के द्वारा अपन दोबारा से बाहर छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो आइए आगे चलते हैं। श्वसन मांसपेशियां कैसे काम करती हैं। फेफड़ों में गैस विनिमय हेतु कुछ मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। मांसपेशियां श्वास को लेने व छोड़ने में मदद करती हैं। मुख्य रूप से श्वसन के लिए मध्यपट डायफ्राम उत्तरदायी है।
मध्यपट कंकाल पेशी से बनी हुई पतली संरचना होती है। तो मध्यपट या डायफ्राम इसको कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है श्वसन के लिए। और मध्यपट क्या होती है? पतली लचीली चादरनुमा संरचना होती है जो कंकाल पेशी से बनी होती है। काय से बनी होती है? कंकाल पेशियों से बनी होती है। डायफ्राम एक ऐसी संरचना है जो वक्षस्थल की सतह पर पाई जाती है। तो डायफ्राम कहाँ पाया जाता है? वक्षस्थल की सतह पर पाया जाता है। मध्यपट के संकुचन से वायु नासिका से होती हुई फेफड़ों के अंदर प्रविष्ट करती है। तो मध्यपट मतलब डायफ्राम में जब संकुचन होता है तो संकुचन के समय क्या होता है? वायु अंदर प्रवेश करती है तथा शीतलन से वायु फेफड़ों में बाहर निकलती है। इसके अतिरिक्त पसलियों में विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है। देखो डायफ्राम कैसे काम करता है एक बार समझते हैं अपन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अपना डायफ्राम है। ये डायफ्राम कैसे काम करता है ये देखते हैं। तो देखिए डायफ्राम कैसे काम करता है। जो डायफ्राम जो होता है अभी ऐसे है तो फेफड़ों को कम जगह मिल रही है, और जब अपन श्वास को अंदर लेते हैं तो ये ऐसे हो जाता है। तो फेफड़ों को फैलने के लिए क्या मिल जाती है? जगह मिल जाती है। फेफड़े आसानी से फैल जाते हैं क्योंकि सांस अंदर ले रहे हैं तो इनको हवा भरेगी, और हवा भरेगी तो उसके लिए इनको काय की ज़रूरत पड़ेगी? स्थान की ज़रूरत होगी। ठीक है। और जैसे जब अपन सांस को बाहर निकालते हैं तब क्या होता है? डायफ्राम वापस से पूर्वावस्था में आ जाता है, पहले की जैसी अवस्था में आ जाता है, ऐसा हो जाता है। अब इस अवस्था में क्या होता है? वापस से ये फेफड़ों को ऊपर धकेल देता है, दबा देता है, स्थान कम कर देता है फेफड़ों के लिए। तो उस स्थिति में उसकी वजह से क्या होती है? सांस बाहर निकल जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार जो अपना डायफ्राम होता है वो काम करता है श्वास को अंदर लेने और बाहर छोड़ने में। तो ये काम बहुत महत्वपूर्ण होता है इस डायफ्राम का। यहाँ पर आगे इसमें था, इसके अतिरिक्त पसलियों में भी विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है जो मध्यपट के संकुचन शिथिलन में मदद करती है। तो जो अपनी पसलियां होती हैं, पसलियां कहाँ पाई जाती है? वक्ष गुहा में पाई जाती है। फेफड़े के चारों तरफ ऊपर ये पसलियां होती हैं। तो जब फेफड़ों को फैलने के लिए जगह चाहिए होती है, जब अपन सांस को अंदर लेते हैं तो ये पसलियां उनको स्थान देती हैं, और जब वापस से वायु को बाहर छोड़ा जाता है, फेफड़े वापस से पिचकते हैं, तो उस टाइम पर क्या होती है? पसलियां वापस से अपनी स्थान पर आ जाती हैं। तो आपने महसूस किया होगा जब अपन सांस लेते हैं तो अपना जो सीना होता है वो फूल जाता है, और जब अपन सांस को छोड़ते हैं तो सीना वापस से अपने स्थान पर चला जाता है। तो ये पसलियों का काम होता है। श्वसन का क्रिया विज्ञान नेक्स्ट टॉपिक है अपना। फुफ्फुसी वायु संरचना, वायु संचालन फेफड़ों में वायु के अंदर आने व बाहर निकलने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो गैस विनिमय को सहज बनाती है। तो फुफ्फुसी वायु संचालन के द्वारा क्या होती है? गैसों का विनिमय जो है वो आसानी से हो पाता है रक्त और पर्यावरण के बीच में। इस वायु संचालन के लिए श्वसन तंत्र वायुमंडल तथा कुपिका के मध्य ऋणात्मक दबाव प्रवणता तथा मध्यपट के संकुचन का उपयोग करता है। तो ये जो गैसों का आदान प्रदान होता है इसके लिए ऋणात्मक दबाव प्रवणता और मध्यपट के संकुचन का उपयोग इसके लिए होता है। तो मध्यपट के संकुचन से ये ऋणात्मक दाब प्रवणता उत्पन्न होती है, मतलब दाब उत्पन्न होता है, और दाब की वजह से ही जो वायु होती है वो फेफड़ों में आ पाती है। इस कारण वायुमंडल से अधिक दाब वाली वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। वही बात है, अधिक दाब वाली जो वायु होती है वो वायुमंडल में प्रविष्ट हो जाती है, फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। श्वसन की प्रक्रिया 2 स्तरों तक संपादित होती है। तो 2 स्तरों पर संपादित होती है श्वसन की जो प्रक्रिया होती है। तो बाह्य श्वसन होता है, एक आंतरिक श्वसन होता है। तो बाह्य श्वसन क्या होता है? इसमें गैसों को विनिमय हवा से भरी कुपिकाओं तथा केशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव में अंतर के कारण होता है। तो गैसों का जो विनिमय होता है वो आंशिक दबाव में अंतर के कारण होता है। कहाँ पर? कुपिका और केशिकाओं के मध्य में। ठीक है। तो कुपिका में जो वायु आती है वो केशिकाओं में उपस्थित रक्त में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वायु के द्वारा वो कहलाता है बाह्य श्वसन। ठीक है। आंतरिक श्वसन क्या होता है? आंतरिक श्वसन को देखते हैं। इसमें गैसों का विनिमय केशिकाओं में प्रवाहित रक्त तथा ऊतकों के मध्य विसरण के माध्यम से होता है। तो आंतरिक श्वसन का मतलब ये होता है जो अपनी कोशिकाएं होती हैं वहाँ कोशिकाओं तक क्या होता है? ऊतकों तक या उन ऊतकों की कोशिकाओं तक जो केशिकाएं होती हैं वो रक्त लेकर के जाती हैं, और वहाँ पर ले जा कर के उस रक्त को कोशिकाएं अपने कार्य के लिए, ऊर्जा ग्रहण प्राप्त करने के लिए उपयोग में लेती है, ऑक्सीकरण करने के लिए। और वहाँ पर जो ऑक्सीजन का यूज़ करती है कोशिकाएं वो विसरण के माध्यम से करती है, विसरण की क्रिया के द्वारा करती है। तो ये है बाह्य
श्वसन और आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन जो होता है वो तो कुपिका में होता है, और आंतरिक श्वसन जो होता है वो कोशिकाओं में होता है, जहाँ पर वो ऑक्सीजन काम में ली जाती है। ठीक है, तो बाह्य श्वसन में तो क्या होता है, रक्त में से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती है और ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है। और आंतरिक श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन को तो दे दिया जाता है कोशिकाओं को, और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया जाता है, रक्त में समाहित कर लिया जाता है, और वापस से इसी प्रकार से चक्र चलता रहता है। तो ये था, इसमें कोई भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, और जो शॉर्ट नोट्स हैं वो नोट्स मैं अवेलेबल करा दूंगा। पिछले जो क्लास थी उसके भी नोट्स आपके पास नहीं आए हैं अभी, और इस क्लास के नोट्स भी आ जाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF मैं आपके डाल दूंगा, वो क्वेश्चंस आप पढ़ लेना, क्योंकि जो अपना चैप्टर नंबर 2 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नंबर का है, तो उसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस उस PDF में होंगे। और आपको करना ये है कि जो ये नोट्स तो आपको उतारना ही है जो मैं दूंगा अभी, और वो जो PDF में दूंगा उस PDF में से वो क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, आंसर जो आपको आ रहे हैं, उनको उतारने की ज़रूरत नहीं, उनके आंसर्स को उतारने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन तो सारे उतारने हैं, लेकिन वो क्वेश्चन, वो आंसर मत, उनके आंसर भी उतारने हैं, उनके आंसर, वो आंसर मत उतारना जो आपको आ रहे हैं, ये आपके नोट्स में अवेलेबल है, आपको मिल रहे हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कुछ अलग होंगे, उनके आंसर्स आपको हो सकता है ना आए, तो उनके आंसर्स भी आप उसमें से उतार लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना होमवर्क आपको करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। रक्त परिसंचरण तंत्र अपन आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।